हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 की, और वो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर हम कुछ लॉस की बात करेंगे, कुछ नियम्स रूल्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो इस रूल की हम बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये जो रूल है इसकी हम बात करने वाले हैं, और आज की क्लास में हम दो रूल देख लेंगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड सेकंड लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों रूल की हम बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सर, बहुत बढ़िया, हमको दिखाई दे रहा है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है इसकी चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड को आगे कर लेता हूं ताकि आपको दिखता रहे। ओके, बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा है? हाँ, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, प्लीज से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप प्लीज। हाँ, ओके, तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमारा क्या कहता है, चलिए बात करते हैं। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सबसे पहले ये किसने दिया था? तो इट वाज प्रपोज्ड इट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट। It was proposed by the French chemist एंटो एंटो अच्छा स्पेलिंग देख लेता। हाँ, एंटोनी। ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी ल्योरेंट लावोजियर। ठीक है, लावोजियर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रेंच केमिस्ट है एंटोनी ल्योरेंट लावोजियर, तो इसने क्या किया था, ये नियम दिया था। ठीक है, और वो क्या था हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था? तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल हमारा दिया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने थोड़ा सा एंटोनी लावोजियर ने दिया था, है ना। पूरा नाम याद रखने की जरूरत है, लावोजियर ने दिया था, ये आप याद सकते हैं। सेकंड थिंग, इसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग थी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसने दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या दिया था, मतलब इस रूल के अंदर क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, इन इन एनी इन एनी इन एनी फिजिकल एंड इन एनी फिजिकल एंड इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज मास मास कैन। बेटा एक चीज और, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, वो ऐसे ही तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो प्लीज आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है, वो प्रिपरेशन है, काफी अच्छी चलती रहे। तो नोट्स प्लीज अच्छे से आप बना लेना। ओके, ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि नोट्स आप अच्छे से प्लीज बना लेना। ठीक है, तो इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज मास कैन नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो चुकी है, NEI। ठीक है, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अच्छा क्या होता है, चलो समझाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज हम क्लास, अगर कोई क्लास 10th का बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आया है, देन मैं बता दूं कि क्लास 10th में पढ़ाया जा चुका है। क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको देखना है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे वहां पे क्यों जाया गया, मैं समझा रहा हूँ ना। तो मैं बता दूं कि ये वाला चीज वहां पर आ चुकी है, क्लास 10th पे आ चुकी है। तो जिन बच्चों ने क्लास 10 मुझसे पढ़ी है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मतलब किसी से ही पढ़ी हो, मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी से ही पढ़ी हो, लेकिन क्लास 10th में आपने अगर ये पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, ठीक है, तो क्या करो, इन एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोई भी ऐसा फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, और मास को ना तो क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं,
ए सी, अच्छा सी प्लस ओ टू ले लेता हूं मैं, सी प्लस ओ टू गिव्स CO2। ये एग्जाम्पल आपने पढ़ा है सर? हाँ सर, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सी प्लस ओ टू गिव्स CO2, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने इसका यूज किया 4 ग्राम, ठीक है, और इसका ये मुझे नहीं पता ये कितने ग्राम है, x ग्राम, और ये जो बना है, ये जो बना है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे बना है ये 10 ग्राम बना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं कार्बन को S कह देता हूँ, सॉलिड है, और ये गैसियस में होता है एंड ये भी गैसियस में होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 4 ग्राम किया और मुझे इसका मास पता करना है। तो देखो हमें पता है कि ये रूल कहता है, इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल TOTAL, टोटल टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल मास लिख देना, टोटल मास ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तो हम मास की बात कर रहे हैं, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमें याद रखना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं, मतलब इसी तरह के पूछे जाते हैं, मतलब यहीं से, मतलब इसी तरह के पूछे जाते हैं कि आपको टोटल मास रिएक्टेंट का ऐड करना है। देखो रिएक्टेंट कौन से बेटा, ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स, यानी कि जो एरो से पहले होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट है, जैसे कि रिएक्टेंट का मास कितना है यहाँ पर सर, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम प्लस x ग्राम, हमें इसका मास ज्ञात करना है, ठीक है। तो ग्राम में एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, ग्राम हटा देता हूँ, और इक्वल टू हमारा 10 ग्राम, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे ना, यानी कि रिएक्टेंट साइड का मास और जो प्रोडक्ट साइड का मास है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो सर यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो वो 6 ग्राम आ जाएगा, उस साइड चला जाएगा। किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं ये भी लिख देता हूँ, कई हमारे बहुत होशियार बच्चे हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ चुका है बेटा, ये हमारा आ चुका है 6 ग्राम। तो यही है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या क्या कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अच्छा सर यहाँ तक हम आपकी बात नहीं समझ में आई, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ तक आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर। अगर हमें यहाँ तक दिख रहा है तो एक बार मैं थोड़ा सा इसे दूर कर लेता हूँ, तो आपको, ताकि आपको ये नीचे वाली चीज भी समझ में आए, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो बेटा, अगर आज से x की वैल्यू निकालूं तो बेटा 4 प्लस x हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर x 4 को उस साइड भेजेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 ग्राम आ जाएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है एंड टोटल मास जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसे नोट कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगले वाले हमारे लॉ पर चलते हैं, और वो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट, या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो काफी सिंपल लॉ है और उसे समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं ट्राइपॉड वापस से करीब कर लेता हूं और थोड़ा कम लिखूंगा आपकी बात, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लॉ ऑफ डेफिनेट, या फिर कह सकता हूं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये है हमारा सेकंड रूल, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लॉ हमने पढ़ लिया, सेकंड रूल हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड लॉ हमारे ये कहता है, तो सेकंड लॉ सबसे पहले किसने दिया था, चलो ये लिखा देता हूं, ठीक है। तो इसके डिस्कवर फाउंडर कौन है, मैं सीधा लिख देता हूं फाउंडर, ठीक है। तो इसका जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन है, हमारा फाउंडर है हमारा लॉसेफ प्राउस्ट, फ्रेंच केमिस्ट है एक तरह से। तो मैं लिख देता हूं पूरा ही, फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट है लॉसेफ, लॉसेफ प्राउस्ट, ठीक है। फ्रेंच केमिस्ट है लॉसेफ प्राउस्ट, स्पेलिंग देख लेता हूं एक बार, ठीक है। हाँ, लॉसेफ प्राउस्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक फ्रेंच केमिस्ट है लॉसेफ प्राउस्ट, तो उसने दिया था हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये गिवन है किसके द्वारा, फ्रेंच केमिस्ट लॉसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है। चलो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है लॉसेफ प्राउस्ट, वो भी हम देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन एनी गिवन केमिकल कंपाउंड, एनी, ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एनी गिवन केमिकल कंपाउंड, एनी गिवन केमिकल कंपाउंड, एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, ऑलवेज contains
सेम नंबर सेम, ठीक है, एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रपोर्शन सेम proportion of element by मास। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसको समझाता हूं थोड़ा सा, मैं एक बार इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको जो गिवन है ऑलवेज कंटेन्स, वो कंटेन्स रखता है या फिर अपने आप रखता है सेम प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट का मास, एलिमेंट की जो मास का जो प्रोपोर्शन है वो किसी भी कंपाउंड में, जो भी आपको गिवन कंपाउंड है उसमें क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये लाइन हमारी कहने चाहती है कि कोई भी आपको गिवन केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है या एलिमेंट के जो मास का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए एक बार मैं थोड़ा समझाता हूं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको सामने लेता हूं कि जैसे कि वाटर के एग्जांपल से सब लेते हैं, तो चलिए वाटर के एग्जांपल से ही ले लेता हूं कि जैसे कि मैं यहाँ पे H2 ले रहा हूं। अब बेटा इस H2 को आप चाहे तो रेन वाटर से लो, किससे लो बेटा, रेन वाटर से लो, यानी कि बरसात के पानी से लो, ठीक है, रेन वाटर से लो, या फिर आप इसे नदी तालाब कहीं से भी लो, ठीक है। तो आप इसे पाउंड से लो, ठीक है, पाउंड से लो, इसे टैप वाटर से लो, टैप वाटर से लो, ठीक है, टैप वाटर से दो, तो कहीं से भी आप इसे लो, तो मतलब आप अगर इसे सी से लो, ठीक है, सी वाटर से लो, तो आप अगर इसे कहीं से भी लोगे, आप अगर इस वाटर को कहीं से भी लोगे तो इसके जो मास का जो हमें रेशियो देखने को मिलेगा। अच्छा इसके मास का रेशियो कैसे मिलेगा, अगर H और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले लूंगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का अगर मैं रेशियो लूं, तो बेटा ध्यान से देखो, पाउंड वाटर, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो मास का मैं रेशियो लूंगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मैं लेके जाता हूँ 1 AMU, ठीक है, 1 AMU मैं AMU के अंदर ले रहा हूँ, है ना, ग्राम के अंदर मैं नहीं ले रहा, 1 AMU के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 AMU। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 AMU, कितना होता है, 16 AMU। ये बात मैंने पहले भी लिखा दी है और वापस लिखा रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1 AMU, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा सर, 2 AMU। और वैसे एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 का 16 ही रहेगा। अगर इनको डिवाइड करूं तो 1 टू 8 16, तो हमारा जो रेशियो आएगा 1:8 आएगा। अब ये जो रेशियो है, अगर आप रेन वाटर लो, चाहे आप रेन वाटर लो, चाहे आप टैप वाटर लो, चाहे आप सी वाटर लो, चाहे आप पाउंड का वाटर लो, तो किसी भी तरह का वाटर लो, आपके पास जो रेशियो है वो 1:8 होगा। हर तरह के वाटर में यही तरह का रेशियो पाया जाएगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही हमारा रूल कहता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप वाटर को चाहे कहीं से भी लो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से लो, वाटर का जो रेशियो है 1:8 होगा। ये फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके।